आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। 4 अक्टूबर 2023 को जब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, तब रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने संजय सिंह पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपियों से साठगांठ करके उन्हें इस बात के लिए राजी किया था कि वो चुनावों में आम आदमी पार्टी को चंदा दें। और संजय सिंह के ही कहने पर शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए के चेक दिए थे। लेकिन इन्हीं आरोपों पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो ईडी ने अदालत से कहा कि वो संजय सिंह को इस मामले में जमानत देने का विरोध नहीं करेगा। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया, उसने सुनवाई के दौरान यह कहा कि इस मामले में ईडी को अब तक कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। और दिनेश अरोड़ा ने भी अपने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, जिससे ईडी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अब उसे संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए या नहीं। और इसी सवाल पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे संजय सिंह को इस मामले में फैसला आने तक अब जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी ईडी को अब संजय सिंह की कस्टडी नहीं चाहिए। और यही बात अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत देने का विरोध क्यों नहीं किया। तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक वजह जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक वजह तो यही हो सकती है कि हमारी जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है, ईडी मेरिट पर चलती है और हमारी अदालतें भी मेरिट पर चलती हैं, वो किसी के कहने पर नहीं चलती। अगर किसी के आदेश पर चलती होती ईडी तो फिर जमानत होने नहीं देती। तो इसलिए पहली जो सब जगह जो चर्चा है जिस बात की, जो सरकार भी चाहेगी कि लोग इस पर यकीन करें, वो ये कि हमारा पूरा जो प्रोसेस है, चाहे न्याय का जो प्रोसेस है, जो सुरक्षा एजेंसियों का जो प्रोसेस है, ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। लेकिन इसके अलावा एक वजह तो यह हो सकती है कि ऐसे मामलों में जब सुरक्षा एजेंसियों को किसी आरोपी की कस्टडी की आवश्यकता नहीं होती तो वो आरोपी की जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध नहीं करती। और ऐसा अक्सर होता रहता है और ऐसा बहुत बार हुआ है और आज भी ऐसा ही हुआ है। जब जरूरत ही नहीं है कस्टडी की तो फिर ईडी जबरदस्ती क्यों कहेगा कि हमें कस्टडी चाहिए। हालांकि यह भी हो सकता है कि अगर ईडी संजय सिंह की जमानत का विरोध करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बहस के आधार पर अपना फैसला सुनाता, यानी लीगल मेरिट्स के आधार पर फैसला सुनाता। और ऐसी स्थिति में तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में ईडी की जांच को लेकर कोई उल्टी टिप्पणी भी आ सकती थी। लेकिन क्योंकि ईडी ने जमानत का विरोध किया ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी या उसकी जांच पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की और यह मामला यहीं के यहीं समाप्त हो गया। बस इतना करना पड़ा ईडी को कि संजय सिंह की जमानत हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि संजय सिंह की जमानत को इस मामले में एक मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब है यह नहीं होना चाहिए कि अब संजय सिंह की जमानत हो गई तो बाकी के जो आरोपी हैं वो भी इसे मिसाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट आ जाए और कहें कि इनकी जमानत हो गई तो हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत का कुछ ऐसा ही जश्न मना रही है जैसे ये जो बेल हुई है ये बेगुनाही का सर्टिफिकेट हो। और लोगों के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे संजय सिंह को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं बल्कि बरी ही कर दिया और उन्हें निर्दोष बता दिया। आम आदमी पार्टी और उसके नेता आज सुबह से ही इस जमानत को सत्य की जीत बताकर इसका जश्न मना रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामलों में अदालत से आरोपियों को जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। पीएमएलए में अगर कोई फंस जाए तो फिर बेल नहीं होती। और इसीलिए ईडी ने शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं पर यही एमएलए की धाराओं में मामला दर्ज किया है ताकि ये नेता आगे चलकर छूट ना पाए, इन्हें बेल ना मिले। लेकिन संजय सिंह की जमानत से अब ईडी की जांच की पोल खुल गई है, ये आम आदमी पार्टी के नेता जनता को बाहर जाकर बता रहे हैं। तो पहले तो आप आम आदमी पार्टी का यह बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको इस दावे का असली सच आज बताएंगे। जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत
अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। आम आदमी पार्टी ये धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए ईडी ने शराब घोटाले के मामले में उसके बड़े बड़े नेताओं पर खास तौर पर जानबूझकर पीएमएलए की ये धाराएं लगाई हैं ताकि ये नेता जेल में रहें और लंबे समय तक इनकी जमानत ना हो पाए। ये एक कहानी देश के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सच यह है कि पीएमएलए के मामलों में बेल मिलना इतना मुश्किल भी नहीं होता और आज मैं आपको कई और उदाहरण बताऊंगा ऐसे लोगों के जिनके ऊपर ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज थे और फिर उन्हें आगे चलकर बेल मिली है। इसलिए संजय सिंह अकेले नहीं हैं जिन्हें बेल मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत को संजय सिंह से भी कम दिनों में जमानत मिल गई थी। संजय सिंह को 181 दिनों के बाद ही जमानत मिली, जबकि संजय राउत को 100 दिनों के बाद जमानत मिल गई। यानी संजय सिंह से संजय राउत को कहीं ज्यादा पहले जमानत मिल गई। बात सिर्फ संजय राउत की नहीं है, और भी देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को भी इसी पीएमएलए केस में 220 दिनों में बेल मिली, जबकि यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को 3.5 साल में बेल मिली। रियल एस्टेट कंपनी M3M के प्रमोटर रूप बंसल को 144 दिनों में जमानत मिली और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम को मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे ही मामले में गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी, जबकि उनका मामला तो बहुत ही गंभीर है और इस मामले में चीन के नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भारत का वीजा दिलाने का उन पर आरोप है। लेकिन इसके बावजूद कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से पहले ही इस मामले में रेगुलर बेल कोर्ट से मिल गई थी और इससे आप समझ सकते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत न मिलने का दावा गलत है और संजय सिंह को जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि वो इस घोटाले में निर्दोष साबित हुए हैं। अब आते हैं इस बात पर जो अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने का मतलब है कि संजय सिंह निर्दोष है। सुप्रीम कोर्ट की जिस 3 जजों की बेंच ने आज संजय सिंह को जमानत दी है, यह बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना की। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना की ही बेंच ने इसी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और इसलिए आज आम आदमी पार्टी को पहले यह सोचना होगा कि अगर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने संजय सिंह को जमानत देकर इस मामले में न्याय किया है और उन्हीं की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज क्यों की थी, और अगर संजय सिंह को बेल मिलने का मतलब है कि वो बेकसूर हैं, तो फिर जस्टिस खन्ना की ही बेंच ने जब मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार कर दिया तो क्या हम ये मान लें कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं? आज बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा कि अगर संजय सिंह को जमानत मिलना उनके निर्दोष होने का सर्टिफिकेट है तो फिर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने का मतलब क्या है? जबकि मनीष सिसोदिया के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच उनकी जमानत की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुकी है। नहीं, वो तो उनको बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। अब आपको ये बताते हैं कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने का मतलब क्या है और इसे आप 3 बातों से आज समझ सकते हैं। देखिए, राजनीति जो है वो इतनी सरल नहीं होती जितनी है सामने से दिखाई देती है और राजनीति में कुछ भी संभव है। आपने तो सुनते आ रहे हैं, कहा यह जाता है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है।
बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संजय सिंह के साथ कोई डील हो गई हो और उसके तहत संजय सिंह को बाहर निकाल दिया जेल से। लेकिन अगर ऐसा है भी, पहली बात तो यह कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर है भी तो इसका मतलब यह है कि यह आम आदमी पार्टी से गद्दारी होगी और हो सकता है कि फिर आगे चलकर इसे आम आदमी पार्टी का इसको नुकसान हो। तो पहली बात उनके बाहर आने से होगी। इससे आम आदमी पार्टी में सत्ता का संघर्ष और बढ़ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा कद संजय सिंह का है। मनीष सिसोदिया का भी था, लेकिन वो तो जेल में है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है और संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, इसलिए अब वो खुद को आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद नंबर 2 का नेता स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी अब वो जेल से जब बाहर आ गए हैं तो वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहेंगे। दूसरा, संजय सिंह के बाहर आने से सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, जो अभी आम आदमी पार्टी में सारे बड़े फैसले खुद ले रही हैं। और अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल बन चुकी है। और आज ही सुनीता केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ उन्हें अपने घर पर बुलाकर एक बैठक भी की है। लेकिन अब संजय सिंह की रिहाई से उनकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को यह बात पता है कि एक ना एक दिन अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देंगे तो शायद हटा दिए जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब संजय सिंह खुद को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर सकते हैं। मांग ना भी करें तो कोशिश तो जरूर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इतने दिन जेल में बिताने के बाद उन्होंने पार्टी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें ही मिलना चाहिए, इस पर उनका हक बनता है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी अब संजय सिंह को लोकसभा चुनाव में अपना पोस्टर बॉय बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेंगी उनमें संजय सिंह आएंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, ईडी पर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। और उनकी पार्टी कोशिश करेगी कि उनके जरिए लोगों के बीच यह संदेश दिया जाए कि शराब घोटाला मनगढ़ंत है, इसलिए संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी एक ना एक दिन इस घोटाले में जमानत तो मिलेगी ही और उन्हें इस घोटाले में जबरदस्ती फंसाया गया है। यह बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के राजनीतिक बयानों पर रोक लगाने की मांग की थी। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप जमानत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनसे यह कहिए कि ये इस केस के बारे में और इस केस को लेकर राजनीति ना करें और इस केस को लेकर बयानबाजी ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह करने से इनकार कर दिया और कहा कि संजय सिंह अपनी जमानत के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो राजनीति कर सकते हैं। और आज संजय सिंह के परिवार ने भी उनकी जमानत मंजूर होने पर आज तक से खास तौर पर बात की है। अभी देखिए, ये तो अभी लंबी लड़ाई है। जब तक मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी नहीं बाहर आते हैं, लेकिन यह है कि सत्य की जीत हुई है और न्याय पे हम लोग को भरोसा था। तो आज हम लोग के खुशी का माहौल तो है, लेकिन जब तक वो तीनों भाई नहीं आ जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बहुत खुश, दिल से खुश हूँ, बहुत दिल से खुश हूँ। मेरा निर्दोष बेटा था, वो निर्दोष, जरा सा उसके मतलब बेईमानी छुई नहीं थी, उसको जेल में डाल रखा था। आज छूटा है मेरा बेटा, हम बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं। बस यही मतलब यही, अब क्या कहें, हम जबान से कुछ निकल नहीं रहा मुंह से हमारे कि यार मेरा बेटा छूट गया। बस सबसे बहुत बहुत भगवान मालिक का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ा शुक्र है। आपको याद होगा 1 अप्रैल को ईडी ने कोर्ट में यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में उसे यह बताया है कि शराब घोटाले का मुख्य बिचौलिया विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर आतिशी ने कहा कि वो आज इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगी। वैसे तो 1 अप्रैल जो है उन्होंने कल ये ट्वीट किया था कि मैं कल सुबह 10 बजे एक विस्फोटक खुलासा करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसा लगा जैसे आतिशी ने लोगों को अप्रैल फूल बना दिया। तो आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की, इसमें खुलासे जैसा तो कुछ भी नहीं था और इसमें अरविंद केजरीवाल के बयान पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जबकि सबसे बड़ी जो बात थी, सबसे बड़ी जो खबर थी वो यही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इनका नाम क्यों लिया।
आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके एक करीबी को संपर्क किया है और यह प्रस्ताव दिया है कि आतिशी बीजेपी में शामिल हो जाएं। अगर शामिल नहीं होती तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी होगी, जिनमें उनके अलावा सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक का नाम है। और आतिशी ने यह भी कहा कि विजय नायर को उन्हें रिपोर्ट करने की बात आज की नहीं है, बल्कि ये तो 1-1.5 साल पुरानी बात है। लेकिन ईडी ने इस बात को अभी इसलिए उठाया क्योंकि ईडी उन्हें और उनके 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। तो ये आतिशी ने आरोप लगाए हैं, इसमें खुलासे जैसा कुछ नहीं है। जैसा कल उन्होंने 1 अप्रैल के दिन कहा था और ऐसा लगा जैसे उन्होंने अप्रैल फूल बना दिया। सोचने वाली बात यह है कि लगभग 11 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने एक बार भी यह नहीं बताया कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के मामले में उनका नाम ही क्यों लिया। यानी जिस सवाल का आतिशी को जवाब देना चाहिए था, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो बीजेपी की ही बात करती रहीं, आरोप लगाती रहीं, जबकि ये बात बीजेपी ने नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। आतिशी ने तो विजय नायर को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया, वही बातें की जो सारी दुनिया पहले से ही जानती थी। लेकिन आज हम विजय नायर को लेकर एक बड़ा खुलासा आपके लिए करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो विजय नायर से ज्यादा परिचित नहीं थे और विजय नायर से उनकी बातचीत बड़ी सीमित थी। लेकिन आज जब हमने आम आदमी पार्टी का फेसबुक पेज चेक किया, हम जरा ऐसे ही चेक कर रहे थे रिसर्च करने के लिए, तो हमें वहां एक ऐसी पोस्ट मिली जिसमें आम आदमी पार्टी ने विजय नायर को उनके एक ट्वीट के लिए धन्यवाद दिया हुआ था। यह बात है वर्ष 2015 की। यह ट्वीट वर्ष 2015 का है जिसमें विजय नायर ने यह लिखा कि उनकी कंपनी ने एक म्यूजिक फेस्टिवल करवाया था जिसके लिए उनकी कंपनी से दिल्ली सरकार ने कोई रिश्वत नहीं मांगी, जबकि पहले इसके लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। और तब आम आदमी पार्टी ने विजय नायर के इस ट्वीट को फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा कि एक म्यूजिक कंपनी उनकी सरकार की ईमानदारी की देखिए कैसे तारीफ कर रही है। यानी जिस विजय नायर के ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की ईमानदारी का ऐसे बखान करती थी, वही विजय नायर बाद में आम आदमी पार्टी का इतना खास निकला। तो आप सोच सकते हैं कि इस रिश्ते में इसके पीछे क्या सच्चाई रही होगी। और उसे आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज भी बाद में बना दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं कि उनका विजय नायर से कोई लेना देना था ही नहीं, जबकि हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें विजय नायर को अरविंद केजरीवाल के साथ देखा जा सकता है। एक तस्वीर तो यही है। आज भी ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा है कि विजय नायर शराब घोटाले में मुख्य बिचौलिया था और केजरीवाल को हवाले से आए पैसे के अलावा शराब घोटाले की पूरी साजिश के बारे में सारी जानकारी थी। अब हम चुनाव पर हमारी विशेष सीरीज के दूसरे अंश में आपको आज कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि चुनावों का मौसम है, राजनीति अपने चरम पर है, हर नेता हर पार्टी राजनीति कर रही है और बहुत बार हमारे दर्शकों को ये राजनीति के ये आंकड़े, ये राजनीति के दांव पेच समझ में नहीं आते। इसलिए हमने ये तय किया कि हम चुनावों तक बहुत ही सरल भाषा में आपको राजनीति का गणित भी समझाएंगे और सारे दांव पेच भी समझाएंगे, ताकि आप खुद भी
देश में चुनावी राजनीति के एक्सपर्ट बन जाएं। तो आज हम कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़े, क्योंकि लड़ाई इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में हमेशा रहती है, और जिससे आपको यह पता चलेगा कि दोनों पार्टियों की मजबूती कहां है और दोनों एक दूसरे के सामने कहां ठहरती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल मिलाकर 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 18 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले थे। सोचिए, सिर्फ 18 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि 67 सीटों पर उसे 41 से 50%, 120 सीटों पर 31 से 40%, 57 सीटों पर 21 से 30%, 32 सीटों पर 11 से 20% और 127 सीट ऐसी थी जिस पर जहां कांग्रेस को 10% से भी कम वोट मिले हैं। सोचिए, ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 10% से भी कम वोट मिले हैं, और सबसे कम सीटें वहां हैं जहां 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये आप ग्राफ देख लीजिए। अब कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। तो सोचिए, कहां कांग्रेस की 18 सीटें और बीजेपी की 224 सीटें, जहां 50% से ज्यादा वोट ले लिए, जबकि 102 सीटों पर बीजेपी को 41 से 50%, 43 सीटों पर 31 से 40%, 11 सीटों पर 21 से 30%, 15 सीटों पर 11 से 20 और 41 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी को 10% से भी कम वोट मिले थे। यह ब्रेकअप है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के पास ऐसी सीटें बहुत कम हैं जहां उसे हराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस के पास सिर्फ 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर उसका वोट शेयर 50% से ज्यादा है, जबकि बीजेपी के पास ऐसी 224 सीटें हैं जिस पर 50% से ज्यादा वोट उसके पास है। असल मायनों में बीजेपी के पास पहले से 224 सीटें ऐसी हैं जहां उसका मजबूत गढ़ है और जहां आधे से ज्यादा लोगों के वोट उसे पिछले चुनावों में मिले थे। तो ये 224 सीटें तो उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इस स्थिति को राज्यों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में 50% से ज्यादा वोट मिले और इन राज्यों की 164 में से 153 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इन्हीं राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए बहुत परिश्रम करना था, लेकिन हकीकत यह है कि इन राज्यों में कई सीटों पर कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे और कुछ सीटों पर तो कांग्रेस के बड़े नेता अब बीजेपी में ही जाकर शामिल हो गए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी को ऐसे राज्यों में 41 से 50% या 50% से ज्यादा वोट लगातार मिल रहे हैं जहां लोकसभा की कुल 297 सीटें हैं, लगभग सोच लीजिए 300 सीटें। लेकिन कांग्रेस को पिछले चुनावों में जिन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 41% या उससे ज्यादा वोट मिले, उन राज्यों में लोकसभा की सिर्फ 33 सीटें ही हैं, सिर्फ 33, और पिछली बार कांग्रेस इनमें से 14 सीटें ही जीत पाई। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर यह है कि बीजेपी उन राज्यों में मजबूत है जहां लोकसभा की लगभग 300 सीटें हैं और ऐसे राज्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि कांग्रेस सिर्फ उन राज्यों में मजबूत है जहां लोकसभा की सिर्फ 34 सीटें ही पड़ती हैं। इसके अलावा कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा की कुल मिलाकर 120 सीटें हैं, वहां कांग्रेस को पिछले चुनावों में 10% से भी कम वोट मिले और इस बार भी कांग्रेस इन राज्यों में सिर्फ 26 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी इन दोनों राज्यों की 90 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पिछली बार उसे उत्तर प्रदेश में लगभग 50% वोट मिले और बिहार में 17 सीटों पर उसे 24% से ज्यादा वोट मिले थे। इसलिए इन आंकड़ों से आज आप यह समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव की लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होने वाली, और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक गणित कहता है अगर किसी सीट पर किसी पार्टी का वोट शेयर 20% या उससे कम हो तो उस सीट पर उस पार्टी की जीत की संभावना ना के बराबर होती है और कांग्रेस को पिछली बार 159 सीटों पर 20% से भी कम वोट मिले थे। तो 159 सीटें तो सीधे सीधे कांग्रेस की ये बहुत रिस्की जोन में चली गई हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 56 सीटों पर 20% से कम वोट मिले थे। तो ऐसी सीटें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं, जहां आपकी जीत बेहद मुश्किल है, ऐसी सीटें कांग्रेस की हैं 159 और बीजेपी की हैं सिर्फ 56।
इसी तरह का चुनावी गणित हम हर रोज आपको लगातार बताते रहेंगे। अब हमारी अगली खबर भी वैसे तो चुनावों को लेकर ही है, और यह खबर है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बारे में। हमें सूत्रों से पता चला है कि अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपको कन्नौज सीट ही अखिलेश यादव की पहली पसंद है? यह जानते हैं आप कि उनकी पहली पसंद ये क्यों है, कन्नौज से क्यों? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश की काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां से वर्ष 1967 में राम मनोहर लोहिया और उनके बाद 1984 में शीला दीक्षित भी यहां से लोकसभा का चुनाव जीती थी। इसके बाद 1999 से 2019 के बीच ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही। 99 में मुलायम सिंह यादव इस सीट से जीते। जब उन्होंने इस सीट को खाली किया तब अखिलेश यादव ने सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में अपना पॉलिटिकल डेब्यू इसी कन्नौज सीट से किया और वो वर्ष 2000 में इस सीट से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद अखिलेश यादव 2004 और 2009 के चुनाव में भी इस सीट से चुनाव जीते लोकसभा का, और वर्ष 2012 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब उनकी पत्नी डिंपल यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ा और वो निर्विरोध इस सीट से सांसद बन गई। हालांकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,000 वोटों से हरा दिया और अभी यह सीट बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण है इस सीट पर जातियों का एक विशेष समीकरण। कन्नौज की सीट पर लगभग 15% वोट यादव समुदाय के हैं, 17% वोट मुस्लिम समुदाय के हैं और इसीलिए अखिलेश यादव इस सीट को अपने लिए सबसे सुरक्षित मान रहे हैं। 15% और 17% का गणित जो है वो उन्हें सूट कर रहा है। हालांकि अभी उन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार कन्नौज सीट बीजेपी से वापस जरूर ले लेगी। अखिलेश जी, आपका कन्नौज का आज दौरा है, क्या कुछ चर्चा हुई है कन्नौज को लेकर? और सबको प्रदेश को इंतजार इस बात का है, प्रत्याशी कौन कन्नौज से होने वाला है? समाजवादी पार्टी कन्नौज से जीतेगी और कन्नौज के कार्यकर्ता नेताओं के बीच बैठ के बात तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी सब जानते हैं कौन होगा। कौन होगा? हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे और ये सीट वो है जो समाजवादियों के साथ रही, अच्छे बुरे समय पे यहाँ के लोगों ने साथ दिया और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिस पर आपको भी गर्व होगा। दुनिया में हथियारों के बाजार में अब भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है और पिछले साल भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। देखिए, भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। हम इससे पहले दूसरे देशों से हथियार खरीदा करते थे, लेकिन अब हम हथियार बेच रहे हैं, हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह कितना बड़ा बदलाव है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ है, पहली बार। और पिछले एक वर्ष में इसमें 32.5% और पिछले 9 वर्षों में इसमें लगभग 3,000% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत ने कुल मिलाकर 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। इससे भी बड़ी बात यह कि वित्त वर्ष 2004 और 5 से लेकर 2013 और 14 के बीच जब भारत में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब भारत ने इन 10 वर्षों में कुल मिलाकर 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचे, सिर्फ 4,300 करोड़ के। लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2023 और 24 के बीच, यानी जब मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, इन लगभग 10 वर्षों में भारत ने 88,319 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचे हैं और भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। सिर्फ इसी वर्ष में भारत ने दुनिया को 35,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात करने का लक्ष्य रखा है, जबकि यूपीए सरकार अगर भारत में 50 वर्ष भी रहती तब भी पुरानी गति के हिसाब से भारत एक साल में इतने हथियारों का निर्यात नहीं कर पाता।
और इसीलिए ये आंकड़े भारत के लिए बहुत खास हैं और बहुत उत्साहवर्धक है। और आज ये आंकड़े उन लोगों को भी काफी परेशान कर रहे होंगे जो कहते थे कि भारत कभी भी रक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं होगा, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे और दुनिया का कोई भी देश भारत में निर्मित हथियारों को हमसे खरीदेगा नहीं। लेकिन भारत ने इस धारणा को न सिर्फ तोड़ा बल्कि अब हमारा देश दुनिया के 85 से ज्यादा देशों को हथियारों का निर्यात कर रहा है। और हम कौन से हथियार बेच रहे हैं और किसे बेच रहे हैं, अब ये देखिए। सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार खरीद रहा है, 19% श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% आर्मेनिया, 4.3% वियतनाम और 4.2% मालदीव्स और 2.2% हथियार हमसे जो है अफगानिस्तान खरीद रहा है। ये वो तमाम देश हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं। इसके अलावा जिन हथियारों को भारत दूसरे देशों को बेच रहा है उनमें सबसे ज्यादा 61% समुद्री युद्धपोत है, 20% लड़ाकू विमान है जो कि तेजस हैं, 14% सेंसर्स हैं, 2.9% बख्तरबंद गाड़ियां, 1.1% तोप और 0.9% मिसाइल्स है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय दुनिया के 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए डील कर रहे हैं। और इस समय रक्षा निर्यात में 60% हिस्सेदारी भारत की प्राइवेट कंपनियों की है और 40% हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों की है। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसे आप कहते हैं, वो इस क्षेत्र में दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले उन देशों की सूची एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं जिन देशों को हम ये हथियार बेच रहे हैं। देखिए, कहने को ये कौन देश है? कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं, ज्यादातर हमारे पड़ोसी देश हैं, बाकी के छोटे छोटे देश हैं। ये छोटे देश हमसे हथियार क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और रशिया जैसे जो देश हैं वो इन्हें महत्व नहीं देते। जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, वो क्लाइंट्स भी बड़े देखते हैं, वो बड़े सौदों पर नजर लगाकर रखते हैं। और इस चक्कर में वो इन छोटे देशों को कभी कोई महत्व नहीं देते और ना ही इन छोटे देशों को वहां से कोई अच्छी डील मिलती है। यानी जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देश जो हैं, जो हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक हैं, सौदागर हैं, वो छोटे देशों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए एक बहुत बड़ा गैप है हथियारों के बाजार में। इन छोटे देशों को भी ऐसे लोग चाहिए जो इन्हें गंभीरता से लें, ऐसे देश, और इन्हें सस्ते दामों पर अच्छे हथियार दे सके। और भारत ने इस कमी को पकड़ा है, इस गैप को भारत ने पकड़ा है। और भारत अब ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अब धीरे धीरे उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है। क्योंकि भारत सबका दोस्त है, भारत छोटे छोटे देशों को भी महत्व देता है, सम्मान देता है, और भारत इन सब का एक मित्र देश है। इसलिए भारत मदद भी कर रहा है, सस्ते दाम पर हथियार भी दे रहा है और इनके साथ दोस्ती भी निभा रहा है और इनकी रक्षा भी कर रहा है। ये एक अलग तरह की डिप्लोमेसी है। और आपको याद होगा जब कोविड का समय था तब भी भारत ने ऐसे ही इन छोटे छोटे देशों की मदद की थी, जब हमने वहां पर मुफ्त में वैक्सीन भिजवाई थी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। और यहां भी भारत यही काम कर रहा है। इस समय दुनिया में हथियार बनाने और बेचने वाले सिर्फ 48 देश हैं और इनमें भी टॉप 5 देश दुनिया के लगभग 76.5% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। यानी पहले 5 जो देश हैं 76% हथियार तो वही बेच रहे हैं और बाकी के जो देश हैं उनके पास सिर्फ 24% शेयर बचता है, सबका, पूरी दुनिया का मिलाकर। इनमें जो 5 देश हैं वो कौन से हैं? देखिए, अमेरिका का शेयर है 40%, रशिया 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2% हथियारों का निर्यात करता है पूरी दुनिया के बाजार में। जबकि भारत इन 48 देशों की सूची में वैसे तो आज भी 40वें स्थान पर है और अभी हम दुनिया के 0.0003% हथियार ही निर्यात कर रहे हैं। और यह आंकड़ा भी वैसे तो अभी काफी कम माना जाएगा, लेकिन यह एक शानदार शुरुआत है। अब जरा सोचिए, जिस देश ने यूपीए की 10 वर्षों की सरकार के दौरान सिर्फ 4,300 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, वो देश अब अगर सिर्फ एक साल में 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार निर्यात कर रहा है और इस साल में
35,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात करने वाला है, तो यह कितनी बड़ी और अभूतपूर्व बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश होते हुए भी रक्षा के क्षेत्र में अब खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। और इस बात को आप सिप्री की पिछले साल की रिपोर्ट में दिए गए इन आंकड़ों से समझिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा 11% हथियार खरीदे, यानी हम हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हम खरीद रहे हैं। लेकिन इसी के साथ वर्ष 2013 से लेकर 17 से और 2018 और 22 के बीच भारत ने अपने रक्षा आयात को 11% तक कम कर लिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अब अपने खुद के हथियार बना रहा है, जिन्हें हमारी अपनी सेनाएं भी इस्तेमाल कर रही हैं, और हम इन हथियारों को दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। तो इसके दो फायदे हैं। पहला, हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं और अब हम उन्हें खुद इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अब हमें यह हथियार बाहर से खरीदने नहीं पड़ रहे और हमारा इंपोर्ट करने का जो बिल है वो कम हो रहा है। दूसरा, हम इन्हीं हथियारों को बाहर भी बेच रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है और लिखा है कि भारत अब रक्षा की दुनिया में वैश्विक मंच पर पहुंच चुका है। अब हम आपको स्नैपचैट के उस फीचर के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में युवाओं और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इसलिए अब यह मांग पूरे दुनिया में उठ रही है कि स्नैपचैट से इस नए फीचर को हटा लिया जाना चाहिए। असल में स्नैपचैट के इस फीचर से आप ये जान सकते हैं कि आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है और आपके दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट में आप कहां पर आते हैं, यानी आप कौन से नंबर पर हैं। यह फीचर स्नैपचैट प्लस की एक पेड सर्विस में आता है। तो स्नैपचैट का एक वर्जन तो वो है जो मुफ्त में है, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन एक पेड वर्जन भी है और ये वाला जो फीचर है ये पेड फीचर है, इसका आपको पैसा देना पड़ता है। और इसमें स्नैपचैट पर आपके 8 दोस्तों की एक फ्रेंड लिस्ट तैयार की जाती है और उन्हें सोलर सिस्टम के ग्रहों के नाम दिए जाते हैं। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के नाम दोस्तों के नाम के साथ साथ लगा दिए जाते हैं। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सूर्य से अलग अलग ग्रहों की नजदीकी और दूरी होती है, उसी तरह से स्नैपचैट का यह फीचर यह बताता है कि आप अपने दोस्तों के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, उनकी जो सूची है दोस्तों की उसमें आपका महत्व क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त मरकरी है तो वो आपका सबसे करीबी दोस्त होगा क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे करीब है। और अगर कोई दोस्त नेपच्यून है तो आपका सबसे कम करीबी दोस्त वो बन जाएगा, यानी जो आपसे सबसे दूर है, क्योंकि ये ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। और ये फ्रेंड लिस्ट इस आधार पर बनती है कि ये दोस्त आपस में कितनी ज्यादा बातचीत करते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन कितना है। और बड़ी बात यह है कि स्नैपचैट ने यह फीचर ये सोचकर बनाया था कि इससे दोस्त आपस में और ज्यादा बातें करने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही किसी दोस्त को यह पता चलेगा कि वो अपने दूसरे दोस्तों की सूची में बहुत नीचे आ रहा है तो वो उनसे अपनी बातचीत और अपना इंटरेक्शन बढ़ा देगा। लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है और युवा इसकी वजह से अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को इससे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके दोस्तों की सूची में उनका नाम नीचे है और उनके ही किसी दूसरे दोस्त का नाम ऊपर है, उसे ज्यादा महत्व मिल रहा है और इन्हें कम महत्व मिल रहा है, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो इसे देखकर परेशान हो जाते हैं। इस डिप्रेशन का एक कारण यह भी है कि स्नैपचैट पर जब युवा ये देखते हैं कि असल जिंदगी में जैसे वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं वो स्नैपचैट पर उनका सबसे करीबी दोस्त नहीं है, तो इससे उन्हें झटका लगता है, उन्हें तनाव होता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है। इसलिए बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि दोस्ती की रैंकिंग करने वाले इस फीचर को हटा देना चाहिए और स्नैपचैट और उन सभी ऐप्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादातर जो यूजर्स हैं ये 13 से 19 साल के युवा हैं और अगर इस उम्र के युवाओं पर, उनके दिमाग पर इस फीचर का बुरा असर पड़ रहा है तो यह खतरनाक बात है। आज दुनिया भर में स्नैपचैट के 80 करोड़ यूजर्स हैं और इनमें से 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर रोज इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया को लेकर हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि पूरी दुनिया में 93% टीनेजर्स
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब दुनिया के कई देशों में सरकारें ऐसे कानून बना रही हैं जिससे सोशल मीडिया को बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सके और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इस सोशल मीडिया का और इन ऐप्स का बुरा असर ना पड़े। कुछ सोशल मीडिया कंपनियां भी इस बात को समझ रही हैं और आपको याद होगा इंस्टाग्राम ने वर्ष 2021 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, जब उसने अपने यूजर्स को यह ऑप्शन दिया कि वो अपनी पोस्ट्स पर लाइक्स और शेयर्स की संख्या को छिपा सकते हैं। और इंस्टाग्राम ने एक कदम इसलिए उठाया क्योंकि तब कई सर्वेज में यह पता चला कि इंस्टाग्राम की वजह से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि युवा जब कोई पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर तो वो देखते हैं कि उसके कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं, और फिर वो अपनी लोकप्रियता को उसी के हिसाब से आंकते हैं। अगर कम लाइक्स आए, कम शेयर्स आए तो उन्हें लगता है कि हमारी लोकप्रियता कम हो रही है, और फिर दूसरे लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं देखता, और इससे पोस्ट करने वाला जो युवा है वो दबाव में आ जाता है। सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपनी हैसियत इस बात से तय करने लगते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने व्यूज मिलते हैं, और वो उन्हें जब नहीं मिलते तो वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आपके बच्चे भी स्नैपचैट पर हैं, और हम तो ये कहते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया पर दूसरे ऐप्स पर भी हैं, तो उन्हें इस डिप्रेशन में जाने मत दीजिए। और बहुत सारे जो युवा हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें वायरल होना है, उन्हें लोकप्रिय होना है, और लोकप्रिय वो तब होंगे जब ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा शेयर्स मिलेंगे और ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, तो ये अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप कभी भी इस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको कभी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, कितने व्यूज मिल रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं। हमारे देश में अब आपको व्यवस्था जो कितनी लचर है उसका एक उदाहरण हम आपको आज बताना चाहते हैं कि हमारे देश में हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है। व्यवस्था हमारी इतनी लचर है कि सरकारी जमीन पर भी रातों रात मकान बन जाते हैं, फुटपाथों पर दुकानें सज जाती हैं, यहां तक कि सरकारी पार्क्स पर भी अवैध कब्जे हो जाते हैं और रोकने वाला कोई नहीं। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि अब कैसे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने अवैध बस अड्डे बना लिए हैं। इंटरस्टेट बस सर्विस चलाने वाले ये प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं और यात्रियों को बस में चढ़ने के लिए कुछ खास स्थान बताते हैं, और फिर ये स्थान इन प्राइवेट बसेस के बस अड्डे बन जाते हैं, और इन्हीं जगहों पर यात्रियों को बस का इंतजार करने के लिए बुलाया जाता है, और धीरे धीरे यात्री बड़ी संख्या में बसों का इंतजार यहां आकर करने लगते हैं, और ये अवैध बस अड्डे इन प्राइवेट बसेस के पक्के ठिकाने बन जाते हैं। और मैं आपको आज किसी दूर दराज के इलाके की कहानी नहीं बता रहा, देश की राजधानी दिल्ली का एक किस्सा आपको बता रहा हूं। सोचिए अगर दिल्ली का यह हाल है तो दूसरे छोटे राज्यों में, छोटे शहरों में क्या हाल होता होगा। आज हम आपको दिल्ली में एक मशहूर अक्षरधाम मंदिर है, सबने इसका नाम सुना है। अक्षरधाम मंदिर के सामने एक फ्लाईओवर है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर है। आज हम आपको अक्षरधाम मंदिर के सामने इसी फ्लाईओवर पर लेकर चलेंगे, जिसे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने अब अपना एक अवैध बस अड्डा बना दिया है। तो सोचिए, फ्लाईओवर बस अड्डा बन चुका है। अक्षरधाम फ्लाईओवर दिल्ली का एक मशहूर फ्लाईओवर है, लेकिन इसे बनाने वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह फ्लाईओवर एक दिन अवैध बस अड्डा बन जाएगा और लोग दिल्ली से दूर के शहरों में जाने के लिए, बस पकड़ने के लिए इस फ्लाईओवर पर आना शुरू कर देंगे। एक ऐसी खबर है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे देश की व्यवस्था कितनी ढीली है। इसलिए हमने सोचा कि हम आपको इस फ्लाईओवर की सच्चाई आज दिखाते हैं। आज तक के संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने इस फ्लाईओवर पर जाकर पड़ताल की, और अब आप वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीच फ्लाईओवर पे बस रोक देते हो, बीच फ्लाईओवर पे रोक दोगे बस। अब देखिए कुछ नहीं बोल रहा। दिल्ली का मशहूर अक्षरधाम फ्लाईओवर, 8 लेन वाले फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां। मगर एक बस फ्लाईओवर पर रुक जाती है क्योंकि उसे पता है वहां उसके यात्री इंतजार कर रहे हैं।
सड़क पे ऐसे बीच फ्लाईओवर पे रोक नहीं नहीं सर, बीच नहीं, सवारी थी इसलिए रोक दी। सवारी थी। सवारी यहाँ क्यों थी? सर सारी गाड़ी आती है यहाँ पे रुकती है। मतलब सब रुकती हैं, हाँ। सब गलत काम करते हैं। हाँ। कोई चलान उलान होता है तुम लोग? हाँ सर चलान होता है। फिर भी रोकते हो? अब क्या करें, मजबूरी में रोकना पड़ता है सर। मजबूरी में बीच सड़क पे रोक दोगे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो? बीच सड़क में नहीं है, साइड में। बीच सड़क पे भाई ये फ्लाईओवर पे कैसे गाड़ी रोक? देखिए अब चूंकि ये तो एक ड्राइवर है, इसे ज्यादा नहीं पता, यहाँ पर लोग हैं और इस तरीके से बीच सड़क पर इस बस को फ्लाईओवर के ऊपर रोक दिया गया। अंधेरा होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। ये वो लोग हैं जो नाइट बस लेकर दिल्ली से यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों में जाएंगे और उनकी बस इसी फ्लाईओवर पर रुकेगी। कहाँ के लिए बस? जी सर, गोरखपुर के लिए। गोरखपुर के लिए। तो यहाँ क्यों रुके थे? नहीं, वो आ रहे हैं द्वारिका सेक्टर से, यहाँ रुके नहीं थे, अब जा रहे हैं बस के लिए। नहीं तो बस कहाँ रुकेगी? ये फ्लाईओवर पे दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? अरे लोकेशन उसका। लोकेशन की बीच फ्लाईओवर पे मिलेगी? जी 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 सर। कितना किराया लगा है? 1210 रुपए है। और कौन सी बस है? वो कल्पना ट्रेवल्स करके है। ठीक है, तो 1210 रुपए में गोरखपुर जा रहे हैं, बीच फ्लाईओवर पे बस रुकेगी। आप देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से अपने बच्चों के साथ, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर जा रहे हैं। आप कहाँ जाने के लिए? मैं उज्जैन जा रहा हूँ। उज्जैन जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लाईओवर के बीच में सामान लेके परिवार के साथ? ये हमें जो डेस्टिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा, ये जगह बताई गई थी बस द्वारा? राइट। कौन सी पिकअप पॉइंट? पिकअप पॉइंट था ये हमारा। हाँ जी। हैरानी की बात यह है कि यहाँ ना तो कोई बस अड्डा है, ना ही कहीं ऐसा कोई बोर्ड लगा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन टिकट लेने के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपको बस पकड़ने के लिए अलग अलग स्टॉप्स के विकल्प दिए जाते हैं और इनमें अक्षरधाम फ्लाईओवर भी एक विकल्प होता है और इनमें से ज्यादातर बस अड्डे अवैध होते हैं। हमने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से वाराणसी डाला हुआ है। अब देखिए, हम सबसे पहले ऊपर जो कंपनी दिख रही है प्राइमो, चलिए RS यादव स्मार्ट बस सर्विस पे जाते हैं। यहाँ से हमने गए, हम इसमें आया, देखिए बोर्डिंग डिबोर्डिंग, कश्मीरी गेट। अब अक्षरधाम देखिए, शाम को 8:15 बजे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन अपोजिट मिडिल ऑफ द फ्लाईओवर ऑन द वे ऑफ नोएडा, यानी इस फ्लाईओवर के मिडिल में ये बस रुकेगी। आज तक की टीम को यहाँ से रिपोर्टिंग करता हुआ देख वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी पहुँच गई और बसों के चालान काटने लगी और ये सिलसिला लंबा चला और कई बसों के चालान कटे और पुलिस को चालान काटता हुआ देखकर कई बसें उस जगह पर नहीं रुकी जहां यात्री इंतजार कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कैसे ऐसे पैदल फ्लाईओवर पे? इंदौर। हम लोगों को ट्रैवल वाले ने बोला है कि यहाँ पे रुकेगी बस, पर यहाँ मना कर दिए लास्ट मोमेंट पे। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे हैं? अब नोएडा टोल पे बोला है उसने। नोएडा टोल पे? तो यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी नोएडा टोल के लिए? अब वो भी रुकने मना कर देंगे, परेशानियां हैं। तो देखिए ये पूरा परिवार है, ये सब लोग अपना पूरा सामान लेकर के सब लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आप शिवा कहाँ जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या जा रहा हूँ, आंध्र का रहने वाला। तो यहाँ क्यों खड़े हो बीच फ्लाईओवर पे? पिकअप पॉइंट वहाँ दे रखा था और यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पिकअप पॉइंट कहाँ का दे रखा था? अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे मना कर रहे हैं। किसने? वो सारे कह रहे कि सामने जाओ। वहाँ सारे कौन? जो भी शॉप वाले हैं और वहाँ पुलिस वाले से भी पूछा। अच्छा। वो कह रहे हैं यहाँ पिकअप पॉइंट नहीं है, वो आगे ही है शायद। तो यहाँ आके बस खड़ा होना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पुलिस है, यहाँ भी। अब देखो बस आएगी तो चलना। बात चल रही है, बस वाले से कोई फोन? तो देखिए, हमें बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने हमें संपर्क किया और बहुत सारे दिल्ली के लोगों ने हमें यह लिखा कि उन्हें बड़ी परेशानी होती है जब इस फ्लाईओवर के ठीक बीच में एक अवैध बस अड्डा बन जाता है और रात भर जो है ये बस अड्डा ऐसे ही चलता है, शाम से ही शुरू हो जाता है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पुलिस कुछ कर नहीं रही है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है और इसीलिए हमने अपने दर्शकों के इस डिमांड पर ये खबर, हम वहाँ गए, हमने चेक किया और आज ये रिपोर्ट आपके सामने है। उम्मीद ये करते हैं कि प्रशासन की नींद टूटेगी, पुलिस की नींद टूटेगी और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, ये इसका जो रूट है ये आगे चलकर यूपी में भी जाता है, नोएडा जाता है, उसके आगे जाता है और ये सारे जो बस अड्डे इन्होंने बनाकर रखे हैं ये सब के सब अवैध बस अड्डे हैं। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। नमस्कार।